बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपसे तलाक चाहिए। शहजाद जूं ही कमरे में दाखिल हुए तो मैंने एकदम से कह दिया। वो हक्का बक्का रह गए, लेकिन बोले कुछ नहीं और कमरे का दरवाज़ा फौरन बंद कर दिया और मेरी तरफ से मुंह मोड़कर उन्होंने अपने ऑफिस का बैग टेबल पर रखा और शूज़ के दस्मे खोलने लगे। तो मैं एक बार फिर से बोली और उनके सामने आन खड़ी हुई। मैंने कुछ कहा है आपसे? नादिया, मैं थका हुआ आया हूँ, प्लीज़। वो झुंझलाते हुए उठ खड़े हुए। तो मैं तेजाबी लहजे में बोली, तो मैं कौन सा आपको मसीह थका रही हूँ, बल्कि आपकी ज़िंदगी का बर्डन कम कर रही हूँ। ये तुम कैसा बर्डन कम कर रही हो? तुम्हें इतना एहसास है कि मैं कितना थका हुआ आया हूँ, और आपको एहसास है कि मैं इस रिश्ते में कहाँ कहाँ थक गई हूँ। मैंने भी सड़कर कहा। तो वो झुंझलाते हुए बोले, तुम्हें मैंने ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं दी। हाँ, जिस्मानी तकलीफ तो आपने कभी नहीं दी, लेकिन सहनी तकलीफ इतनी दे चुके हैं कि मेरी बस हो चुकी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहनी तकलीफ दिखाई नहीं देती, वरना आपको पता लग जाता। ओके ठीक है नादिया, रात को जो हुआ उस पर सॉरी। मैं ज़रूरत से कुछ ज़्यादा बोल गया। चलो, मैं ही माफ़ी मांगता हूँ। नहीं शहजाद, आपने बिल्कुल सही कहा। यह बात तो आपको बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी, लेकिन अच्छा हुआ कि ये सब आपके दिल में जो इतने अरसे से दबा हुआ था वो अब आपकी ज़बान पर आ गया। बस मेरी ज़िंदगी में इसी बात की कमी थी जो आपने कहकर पूरी कर दी। यार, मैं माफ़ी तो मांग रहा हूँ, और क्या करूँ? वो चिढ़कर बोले, मुझे ऐसी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो मैं कह रही हूँ वो आप कर दें। क्या बकवास कर रही हो? कोई ढंग की बात नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, अब आपको मेरी बातें बकवास ही लगेंगी। वैसे भी जो औरत शादी के बाद औलाद न दे सके उसकी बातें बकवास ही लगती हैं। और आपने कल रात ठीक ही कहा था। मैंने आपको दिया ही क्या है, एक चहीता तक तो पैदा करके ना दे सकी आपको। हो फोन आ दिया, तुम तो बात पकड़ कर बैठ गई हो। तो मैं एकदम से बोली, मैं हरगिज बात पकड़ कर नहीं बैठी, बल्कि मैं इस मामले का हल निकालना चाह रही हूँ। ये इंतहाई फजूल हल है। वो अब गुस्से से बोले, ये आपके लिए फजूल होगा, मेरे लिए नहीं। बस मैं अभी और इसी वक्त फैसला चाहती हूँ। मगर शहजाद बेनियाजी बरतने लगे तो मैं चीख कर बोली, आपको सुनाई नहीं दे रहा, ये आप सुनना नहीं चाहते? मैं अब मजीद आपके साथ नहीं रह सकती। ये बस मेरा आखिरी फैसला है, और मैं मजीद इस शादी को लटकाना भी नहीं चाहती। इसीलिए जितना जल्दी हो हमें अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए। इसी में हमारे लिए बेहतरी है। तो उन्होंने अपनी टाई को गर्दन से ढीला किया और ढीले ढाले कदमों से अपना कोट उतारने लगे। तो मैंने एक बार फिर उन्हें कंधे से पकड़कर झंझोड़ा, और जो ही चीख कर बोली तो एक जन्नाटेदार थप्पड़ उन्होंने मेरे मुंह पर दे मारा। मैं अपने गाल पर हाथ रखे उनकी तरफ हक्का बक्का नजरों से देखने लगी कि जिस शख्स ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, आज उसने थप्पड़ जड़ दिया। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारी बातों का जवाब मिल चुका होगा, वो जहर खून लहजे में बोले और फौरन ही कमरे से निकल गए। मैं कमरे के बीचों बीच सकते की हालत में खड़ी थी। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने हवास में लौटी तो गुस्से की एक शदीद लहर मेरे तन बदन में फिर गई। मैं अब किसी सूरत भी यहां नहीं रहूंगी, मैंने फैसला कुन अंदाज में सोचा और फौरन अपना सफरी बैग निकाला और उसमें कपड़े ठूंसने लगी। मेरी सास जो रिश्ते में मेरी खाला लगती थी वो अचानक अंदर आई तो मुझे गुस्से से कपड़े वार्डरोब से निकालकर बैग में रखते हुए देखा तो हैरत से पूछने लगी, नादिया, कहीं जा रही हो क्या? तो मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने मेकअप की चंद चीजें ड्रेसिंग टेबल से उठाई और अपने पर्स में रखने लगी। अरे लड़की, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम हो के जवाब ही नहीं दे रही हो। सब खैरियत तो है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। शौहर भी इतने गुस्से से बाहर निकला है, वो अभी तो ऑफिस से आया था। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? कोई झगड़ा हुआ है क्या? तुम्हें भी इतनी दफा कहा है कि जब वो थका हारा घर लौटे तो जरा तरीके से बात कर लिया करो। तो मैं भी एकदम से तड़प कर बोली, यही दरस आप अपने बेटे को भी दिया करे ना, कि जब वो घर में दाखिल हुआ करे तो मेरे साथ तरीके से बात किया करे। क्या इंसान सिर्फ मर्द होते हैं, औरतें नहीं? नादिया, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर है या नहीं? मेरा दिमाग तो पहले ही अपनी जगह पर आ गया था खाला, लेकिन अपनी कमउम्री की वजह से ढंग से अपनी बात रखनी नहीं आई। वो मेरे सफरी बैग के करीब ही आकर बैठ गई और मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। मैंने अपना बैग जोर से बंद किया और पर्स शोल्डर पर लटकाया, और जो ही मैंने अपने बैग को उठाकर जमीन पर रखा तो खाला ने बैग पर अपना हाथ रखकर मुझे रोक लिया। ये क्या है हिमाकत है नादिया? यूं भला छोटी छोटी बातों पर इंसान घर छोड़ता हुआ अच्छा लगता है? तुम्हारी अम्मी क्या सोचेंगी भला? अम्मी कुछ नहीं सोचेंगी खाला, आप उनकी फिक्र मत करें। बल्कि आपको किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखो, अभी तुम गुस्से में हो, इसीलिए कोई ऐसा फैसला मत करो जो नुकसानदेह हो। मुझे तो यह फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था खाला। खामखा मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली। बुरी बात है बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों अपनी अम्मी को इस वक्त नाहक परेशान करती हो? वो पहले ही बीपी की पेशेंट है। खाला मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो दूसरी तरफ अम्मी के गुस्से को भी अच्छी तरह से जानती थी।
लेकिन मुझे इस बार उनके किसी भी ट्रैप में नहीं आना था। असल फसाद की जड़ तो खाला ही थी, जो अब मेरे सामने मीसनी बनकर बैठी हुई थी। लेकिन मैं इस बार उनके किसी भी ट्रैप में नहीं आना चाहती थी। मेरी ये सबसे बड़ी गलती रही है कि मैंने शुरू से ही अम्मी को कभी अपने ससुराल वालों की बातें नहीं बताई, बल्कि खुद पर ही सहती रही। मैंने अपना बैग एक झटके से उनके हाथ से निकाला और तेजी से आगे बढ़ी तो अचानक मुझे अपने पीछे खाला की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरी बात सुन लो नादिया, इतनी खुदसरी अच्छी नहीं होती। तुम अपनी माँ के घर तो जा रही हो, लेकिन इतनी बात जान लो कि तुम्हारी माँ का एक लिहाज है दिल में, वरना डरता वरता कोई नहीं है ज़माने में किसी से। अगर तुम्हारी माँ के हम पर एहसान है तो हमने भी तुम्हारी माँ पर कोई कम एहसान नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी टेंशन हमने दूर की, वरना और कौन था जो 30 साल की उम्र में तुम्हें ब्याह कर घर लेकर जाता। ये मेरी बेटी की मेहरबानी समझो कि वो अपने से 2 साल बड़ी लड़की से शादी करने पर तैयार हो गया, वरना आजकल लड़के अपने लिए कम उम्र लड़की का ही इंतखाब करते हैं। और ये तुम अपनी माँ की जो धौंस हम माँ बेटे को देती रहती हो ना, तो याद रखो हम लड़के वाले हैं, किसी की धौंस में नहीं आएंगे। और ये जो तुम जैसी लड़कियां बात बात पे घर छोड़कर माँ के घर बैठने की हरकतें करती है ना, तो याद रखो उनके घर कभी नहीं बसते। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन उनकी बातें मुसलसल मुझे सुनाई दे रही थी और अब तो वो मुझे कोसने और बददुआएं भी देने लगी। तो मैं लाउंज तक दौड़ते कदमों के साथ गई और लाउंज का दरवाजा खोलकर जूं ही बाहर निकली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे खुलकर सांस आई हो। मैंने अपने गालों पर बेअख्तियार बहते हुए आंसुओं को साफ किया और तेजी से घर से बाहर निकली। सामने से आते ऑटो को रुकने का इशारा दिया और उसमें बैठकर मैंने एक गहरा सुकून का सांस लिया। रक्षा अम्मी के घर की तरफ रवां दवा था और मेरी जिंदगी की रेल भी उसी तरह मेरी आंखों के सामने दौड़ रही थी। मेरा नाम नादिया है और मैं अपने माँ की इकलौती बेटी हूँ। मेरी पैदाइश के फौरन बाद ही मेरे अब्बा की डेथ हो गई थी, तो मुझे मेरी माँ ने बड़े नाजो नाम के साथ पाला था। वो एजुकेशन के महकमे में ऑफिसर थी। उन्हें सरकारी तौर पर एक बहुत बड़ा घर मिला हुआ था। अब्बा की डेथ के बाद माली लिहाज से अम्मी को कभी तंगी का एहसास नहीं हुआ, बल्कि उनकी अच्छी तनख्वाह की वजह से घर का निज़ाम बहुत ही आसान तरीके से चला। बल्कि साथ साथ वो खाला की भी मदद कर दिया करती। दरअसल खाला की पसंद की शादी थी। उस शादी पर नाना नानी और अम्मी बिल्कुल भी राजी नहीं थे, क्योंकि उन्हें वो आदमी बिल्कुल भी पसंद ना आया जिससे खाला अपना शरीक सफ़र बनाना चाह रही थी। पहली नज़र में ही वो अम्मी को इंतहाई तंग नज़र और लालची सा लगा और इस बात का बरामला इजहार अम्मी ने खाला के साथ भी कर दिया। तो खाला अम्मी की इस बात पर बहुत बिगड़ी, लेकिन नाना नानी ने अम्मी की बात पर इत्तेफाक किया और कहा कि हमें भी वो लड़का एक आंख नहीं पाया, कैसे नदीदों की तरह इस घर को देख रहा था जैसे कभी कुछ देखा ही ना हो, और खाने पीने की चीज़ों पर कैसे टूट पड़ा। भला कोई ऐसे खाता है? नानी अपने दिल की भड़ास निकालती चली गई तो अम्मी ने आहिस्ता से उनको टोक दिया। क्योंकि खाला पैर पटकती हुई वहां से चली गई तो नानी रोने लगी। इसका क्या बनेगा, ये तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जा रही है। भला कोई ऐसे अपने आप को तबाह करता है? तो अम्मी ने आहिस्ता से कहा, आप परेशान ना हो, मैं इसे समझाऊंगी। तो नानी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये समझे, क्योंकि कुछ लोग जब तक मुंह के बल जमीन पर ना गिरे उन्हें समझ नहीं लगती। ये भी उन्हीं में से एक है। तो अम्मी बड़ी फिक्रमंद हो गई। अम्मी ने खाला को समझाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी तो खाला हत्ते से ही उखड़ गई। उल्टा अम्मी को ही ताना दे डाला कि आप तो मेरी शादी करना ही नहीं चाहती, क्योंकि आप खुद बेवा हैं। आपको मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसे हजम होगी? आप तो यही चाहेंगी ना कि मेरी शादी ही ना हो। तो अच्छा है, अपनी शादी तो आपकी काफी बड़ी उम्र में हुई, कुछ अरसा ही आपने शादीशुदा जिंदगी का देखा है और अब बेवगी में वक्त गुजार रही हैं, तो जाहिर है आपको मेरी खुशियां कहाँ हजम होने लगी। अम्मी उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई कि ये कैसी बातें कर रही है। वो नहीं जानती थी कि खाला के दिल में अम्मी के लिए इस कदर बदगुमानी पैदा हो गई है कि वो उन्हें अपने रास्ते की रुकावट नजर आने लगी। अम्मी को इन तमाम बातों का बेहद अफसोस लगा और बगैर कुछ कहे ही कमरे से बाहर चली गई और उन्होंने नाना और नानी दोनों को समझाया कि वो खाला पर बिल्कुल भी सख्ती न करें, क्योंकि खाला तय कर चुकी हैं तो वो अपनी मनमानी करके ही रहेंगी। इसीलिए बेहतर है कि इज्जत से उनका निकाह करके उन्हें रुखसत कर दिया जाए, वरना जवान खून है, कहीं हमारी इज्जत को रौंद कर जगहसाई न बना दे। तो नाना और नानी के दिल पर अम्मी की बात जाकर लगी और जो बात बेबात खाला की मुखालफत कर रहे थे अब बिल्कुल चुप कर गए और उन्होंने खाला से कहा कि लड़के को कहें कि वो अपने घर वालों को लेकर आए। तो अचानक पता चला कि लड़के का तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अम्मी को तो बहुत तशवीश हुई कि आखिर उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में कैसे पता चलाया जाए, लेकिन खाला ने कोई मौका ही नहीं छोड़ा कि इस बारे में अम्मी को तहकीक करवाती। खाला को तो बस इस बात का खदशा था कि कहीं अम्मी उनकी शादी में कोई रखना न डाले। अम्मी बहुत अच्छे से खाला के खदशात को समझ रही थी, इसीलिए अम्मी ने चुप साध ली, लेकिन बहुत खामोशी से। उन्होंने कमाल अंकल के बारे में तहकीकात करवाई तो पता चला
कि उन पर तो गबन का इल्ज़ाम भी लगा है। अम्मी ने जब इस सिलसिले में खाला से बात की तो खाला अम्मी पर उल्टा बिगड़ने लगी कि वो नौकरी तो उसने खुद ठोकर मारकर छोड़ी है, क्योंकि वो नौकरी तो उसके काबिल ही नहीं थी। अब वो बाहर जा रहा है जहां पर उसकी आमदनी लाखों में है। अम्मी ने खाला से कहा, क्या इस बारे में भी उसने तुम्हें खुद बताया है? तो खाला ने दिल मिलाकर अम्मी से कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या अब आपको इस बात पर भी शक है? इस बात को लेकर कोई नया तनाज़ा अगर खड़ा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन कोर्ट मैरिज का भी है। मैं बालिग हूं और अपना अच्छा बुरा सब समझ सकती हूं। तो अम्मी खाला की इस धमकी को सुनकर परेशान हो गई और फिर उन्होंने चुप साध ली, क्योंकि इसी में आफियत थी। नाना नानी को उन्होंने ये बात इसलिए नहीं बताई कि वो दोनों पहले ही बीमार थे और ये बातें सुनकर उनकी तबीयत मजीद खराबी की तरफ ही जाती। इसीलिए अम्मी ने खाला को यकीन दिलाया कि तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा। थोड़ा बहुत जहेज नाना नानी ने बनाकर खाला के लिए रखा हुआ था और जो कमी बेशी थी वो अम्मी ने पूरी कर डाली। खाला के होने वाले खावन ने किराए पर एक घर ले रखा था जिसमें जहेज का सारा सामान लाया गया। खाला बहुत खुश थी, लेकिन जब महीना पूरा होने के बाद मालिक मकान उनके दरवाजे पर खड़ा था तो कमाल अंकल के पास घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे और न ही उनकी कोई जॉब थी। तो ऐसे में खाला इंतहाई परेशानी के आलम में अम्मी के पास आई। तो अम्मी ने चुपके से खाला की मदद कर दी और ये बात नाना नानी को भी नहीं बताई, क्योंकि खाला ने सख्ती से अम्मी को मना कर दिया था कि नाना नानी को इस बात की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। तो अम्मी ने इस बात पर खामोशी एक बार फिर से इख्तियार कर ली। मकान का किराया भी काफ़ी ज़्यादा था। हर महीने अम्मी के लिए इतनी बड़ी रकम खाला को देनी आसान नहीं थी, क्योंकि अम्मी की नई नई जॉब लगी थी। तो खाला ने ऐसे में घर का किराया पूरा करने के लिए अपने जहेज की कीमती चीज़ें फरोख्त करना शुरू कर दी। और जब उनके पास कुछ भी ना बचा तो कमाल अंकल खाला को ज़बरदस्ती अम्मी से पैसे लेने के लिए भेज देते। अम्मी चारों नाचार खाला की मदद कर दिया करती, क्योंकि अगर वो इनकार करती तो कमाल अंकल खाला को तलाक की धमकियां देते और अम्मी ऐसा होने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि घर बड़ी मुश्किल से बनते हैं और उन दोनों बहनों का तो कोई भाई भी नहीं था जो मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा होता। वालिदैन भी बूढ़े और कमज़ोर थे, जिनकी मुकम्मल कफालत भी अम्मी के सर पर थी। खाला को शादी के कुछ ही अरसे बाद ये बात समझ में आ गई कि उन्होंने एक इंतहाई गलत इंसान का इंतखाब किया है, जिसने उन्हें सिर्फ और सिर्फ सब्ज बाग दिखाए थे। मगर अब क्या हो सकता था? वो तलाक लेना चाहती थी, लेकिन वो उम्मीद से थी। घर का सारा सामान बिक गया और खाला को अब खाने के लाले पड़ गए। मकान मालिक ने भी उन्हें मकान खाली करने का कह दिया तो खाला उस दिन बहुत रोई। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि वो इस बेसरो सामानी के आलम में आखिर कहाँ जाए। तो ऐसे वक्त में अम्मी ने ही उनको सहारा दिया और उन्हें अपने सरकारी घर में पनाह दे दी। तब खाला ने सुख का सांस लिया। लेकिन जब नाना नानी ने देखा कि उनका मियाँ सारा सारा दिन घर में रहता है तो वो बड़े हैरान हुए, क्योंकि इससे पहले उन्हें किसी भी मामले की खबर नहीं थी, ना ही अम्मी ने उन्हें कुछ बताया था। लेकिन अब जो कुछ वो देख रहे थे वो उनके लिए इंतहाई अफसोसनाक था। जब उन्हें पता चला कि कमाल अंकल की तो सिरे से कोई जॉब है ही नहीं और वो सारा सारा दिन घर में पड़े चारपाइयाँ तोड़ते रहते हैं, बल्कि उल्टा वो खाला के जरिए अम्मी से पैसे निकलवाते हैं। तो ऐसे में नाना नानी बहुत परेशान हुए कि आखिर अम्मी क्यों उन दोनों की जिम्मेदारियां उठाएं। बिलाखिर एक दिन बहुत तंग आकर नानी ने खाला से कहा कि तुम तो कह रही थी कि इसकी बाहर जॉब लग गई है और ये बहुत जल्दी बाहर चला जाएगा, तो ये अब तक क्यों बाहर नहीं गया? तो खाला रो पड़ी और कहा कि ये सब फ्रॉड था, उसने मुझसे झूठ बोला था, उसकी बाहर कोई नौकरी नहीं लगी। तो नानी ने गजबनाक अंदाज में खाला को बातें सुनाई कि जब इसकी बाहर नौकरी नहीं है तो कम से कम यहाँ तो नौकरी तलाश कर सकता है ना। खाला ने कहा कि मैं तो इन्हें कह कहकर थक गई हूँ, लेकिन ये सुनते ही नहीं। तो ऐसे में नानी बहुत खफा हुई कि आखिर इस तरह कब तक चलेगा? आज तुम 2 हो, कल 2 से 4 हो गए, तो क्या तब भी तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी बहन उठाएगी? तो खाला नानी की बातें सुनकर मजीद परेशान हो गई कि आखिर उनका क्या बनेगा, क्योंकि कमाल अंकल किसी सूरत भी जॉब करने के लिए आमादा ना हुए। तो ऐसे में अम्मी पर दोहरी जिम्मेदारियां आन पड़ी। वो पूरे घर का खर्चा बेबी की हालत में उठाए फिर रही थी। ऐसे में खाला अपने फैसले पर तो बहुत ही शर्मिंदा थी, लेकिन अम्मी के सामने अपनी निगाह उठाने की उनमें जरूरत नहीं थी। अम्मी ने ही उनके डिलीवरी के अखराजात उठाए। लेकिन बच्ची की पैदाइश की कुछ ही अरसे बाद कमाल अंकल नशा करने लगे और जिस दिन उन्हें नशे के पैसे ना मिले तो उन्होंने अम्मी के तमाम जेवरात और रकम चुराई और घर से भाग गए। फिर वो पलट कर कभी ना आए। उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जाहिर है वो खुद ही सामने नहीं आना चाहते थे तो कैसे मिलते। उन्होंने दोबारा पलट कर खाला और बच्चे से भी रब्ता नहीं किया और यूं अम्मी ने ही खाला और शहजाद की परवरिश की। फिर अम्मी की ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गई तो नाना नानी को वहाँ ले जाना मुमकिन नहीं था। तो अम्मी ने यहाँ पर एक घर किराए पर लेकर खाला को दे दिया और नाना नानी को खाला के सुपुर्द करके वो अकेले ही कमाने दूसरे शहर चली गई।
जहां न सिर्फ उन्हें अपने और मेरे अखराजात पूरे करने थे, बल्कि उन्हें खाला और नानी की जिम्मेदारियां भी उठानी थी। अम्मी खाला को हर महीने इतने पैसे भेज देती जिससे घर का किराया और दीगर अखराजात एहसन तरीके से पूरे हो जाते। अम्मी अपनी मेहनत से और इंतहाई तकद्दो के बाद एजुकेशन के महकमे में ऑफिसर बन गई। खाला अम्मी की बहुत इज्जत करने लगी, उनके सामने कभी आंख उठाकर बात नहीं करती थी। और फिर गुजरते वक्त के साथ मैं और शहजाद भी बड़े हो गए। अम्मी मेरी जल्द अज जल्द शादी करना चाहती थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि अच्छी शक्लो सूरत होने के बावजूद मेरा कोई भी रिश्ता ना आया। तो करते करते मेरी उम्र 30 साल हो गई। ऐसे में अम्मी ने मेरे रिश्ते के लिए शहजाद को मुंतखब करने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो खाला ने इनकार नहीं किया और यूं मेरी शादी शहजाद के साथ हो गई। लेकिन मुश्किलात मेरी जिंदगी से ख़त्म ना हुई। शादी के 1 साल तक जब मेरी औलाद ना हुई तो खाला ने आहिस्ता आहिस्ता पोते पोतियों को खिलाने की ख्वाहिश का इजहार करना शुरू कर दिया। अम्मी भी मेरी वजह से परेशान थी और अम्मी ने ही मुझे तजवीज़ दी कि मुझे डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। लेकिन जब मैं शहजाद के साथ डॉक्टर के पास गई तो मेरे और शहजाद के कुछ टेस्ट हुए, जिसमें शहजाद की रिपोर्ट्स तो ठीक आई, लेकिन उन रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं मां नहीं बन सकती थी। जब से ये बात खाला को पता चली तो वो उठते बैठते मुझे ताने देने लगी। उन्हें मैं एकदम से शहजाद से बड़ी नजर आने लगी, हालांकि मेरे और शहजाद का सिर्फ 2 साल का ही फर्क था। पहले पहल तो शहजाद नहीं बोले, लेकिन फिर वो भी अपनी माँ की बातें सुन सुनकर उन्हीं के अंदाज में बोलने लगे। उठते बैठते मुझ पर तंज के ऐसे तीर चलाते कि मैं सह न पाती। मैंने ये बातें अम्मी से छुपाई, क्योंकि अम्मी ने सारी जिंदगी बहुत ही तकलीफों और परेशानियों में गुजारी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से भी वो परेशान रहे। मगर जाहिर है वो माँ थी, बहुत जल्द मेरी तकलीफ को भांप गई, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं शहजाद की दूसरी शादी करवा दूं। इस तरह से उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे और इन तानों से भी तुम्हारी जान छूट जाएगी। तो मैंने दिल पर पत्थर रखकर अम्मी की ये बात मान ली और शहजाद से कहा कि वो औलाद के खातिर दूसरी शादी कर ले। लेकिन वो तो हत्ते से ही उखड़ गया और मुझे ये बात समझ में ना आई कि मर्द तो दूसरी शादी पर बहुत खुश होते हैं और जब बीवी खुद से इजाजत दे तो मर्दों की खुशी की तो इंतहा नहीं रहती। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उलट था। शहजाद मेरी बात पर खफा हो गया। उसने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी माँ के मुतालिक भी बहुत गलत बातें की। मैं अपने मुतालिक तो बातें बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी माँ के हवाले से नहीं। लिहाजा मैंने यही फैसला किया कि इस रोज की चकचक से बचने के लिए मुझे घर छोड़ देना चाहिए। तो मैं अम्मी के घर आ गई। लेकिन दूसरे ही दिन शहजाद आया। उसने मुझसे और अम्मी से माफ़ी मांगी और मुझे साथ ले जाने के लिए मिन्नत तल्ले करने लगा। तो अम्मी ने मुझे आंख से इशारा किया कि मुझे चले जाना चाहिए। मैं उसके साथ घर आ गई। शहजाद ने मुझे कहा कि हम इस मसले को जड़ से ही ख़त्म कर डालते हैं, तो मुझे उसकी बात की समझ ना आई। वो मुझे लेकर यतीम खाने आया। उसने यहाँ से 4 बच्चियाँ अडॉप्ट कर ली। तो मैं शहजाद की इतनी बड़ी कुर्बानी पर हैरत से दंग रह गई। मैं हैरान थी कि वो चाहता तो दूसरी शादी करके भी अपनी औलाद पैदा कर सकता था, लेकिन शायद वो अम्मी के एहसानात का बदला इस तरह से देना चाह रहा था। तो मुझे टूट कर शहजाद पर प्यार आया कि वो एहसान फरामोश नहीं निकला। हमने उन बच्चियों को सगी औलाद की तरह पाला और फिर उनके जवान होने पर शहजाद ने ऊंचे खानदान में उनकी शादियां कर दी। लेकिन अभी मेरी बदकिस्मती के दिन खत्म नहीं हुए कि अचानक मुझ पर एक और कयामत फिर से टूटी, जब मेरी उन 4 बच्चियों ने शादी होते ही मुझे और शहजाद को अपने घर आने से मना कर दिया। हम तो हक्का बक्का रह गए। लेकिन हर माह 2 लाख रुपए भेज देती, ये कहकर कि तुम लोगों ने हमें पाल पोस कर जो एहसान किया है ये उसका बदला है। मैं वो पैसे हाथ में पकड़कर शहजाद की तरफ हैरानगी से देखती कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। हमने तो उन पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपनी औलाद समझकर पाला है। लेकिन ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं जाकर उनसे पूछूंगी। तो शहजाद ने मुझे मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। लेकिन मेरे दिल में एक खुदबुद सी लगी हुई थी। चनाचा मैं एक दिन शहजाद को बताए बगैर अपनी बेटियों के घर जाने के लिए निकली। मैं जिस रक्शे पर गई, जब उसे मैंने एड्रेस बताया तो उसने पीछे मुड़कर इंतहाई हैरत से बोला। तो मैं गड़बड़ा सी गई कि आपको वाकई उस गंदी गली में जाना है? तो मैं कुछ न समझी। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बाजी, जिस गली के मकान की आप बात कर रही हैं वो पूरी गली गंदी गली के नाम से मशहूर है और वहां पर औरतें धंधा करती हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बंद होने लगा। फिर वो बोला, आप अच्छे घराने की लग रही हैं, वहां क्यों जाना चाहती हैं? तो मेरे होठों पर ताला सा लग गया और मैंने उसे खामोशी से चलने को कहा और फिर मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया और एड्रेस समझाकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैं वहां पहुंची तो वहां पर अजीब व गरीब होलियों में मलबूस औबाश मर्दों का रश लगा देखा। मैं हैरत से अंदर गई तो मेरी जान निकल गई, ये देखकर कि शहजाद तो पहले से ही वहीं मौजूद था और वो हर आने वाले मर्द से पैसे लेकर अपनी जेब में डालता और उन्हें कमरे में भेज देता। कमरे के दरवाजे पर मेरी 4 बेटियां खड़ी थी। ये देखकर ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। एक माँ से अपनी बेटी के चेहरे की तकलीफ नहीं छुप सकती। मैंने बहुत दूर से ही अपनी बेटियों के चेहरों को दुख
और तकलीफ में देख लिया था, लेकिन मैं अंदर न गई क्योंकि मुझे किसी का इंतजार था। इतने में शहरियार आफरीदी सादा लिबास में मेरे करीब आया तो मेरे आंसू जब्त के सारे बंधन तोड़कर मेरी गालों पर बहने लगे। शहरियार आफरीदी पुलिस ऑफिसर था और मेरा क्लास फेलो रह चुका था। मैंने ही उसे बड़ी राजदारी के साथ सारी बात बताकर यहाँ पर बुलाया था, तो वो अपने साथ नफरी लेकर यहाँ पहुंचा, जो सबके सब सादा लिबास में थे, और उन्होंने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर उस घर पर रेड किया गया तो यहाँ पर मेरी चारों बेटियों के साथ साथ और भी कई बदनसीब लड़कियां मौजूद थीं, जिनसे जबरदस्ती धंधा करवाया जा रहा था, और उसका सरगना शहजाद था। मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि शहजाद ऐसे घिनौने कारोबार से मुंसलिक होगा। शहरियार आफरीदी ने शहजाद को हथकड़ी लगाई और उन तमाम लड़कियों को भी अपनी कस्टडी में ले लिया, लेकिन मेरी चारों बेटियों को खामोशी से मेरे हवाले करके मुझे घर भेज दिया। मगर मुझे सुकून नहीं था। मैंने अपनी बेटियों को अपनी माँ के हवाले किया और खुद हवालात पहुंची, जहां मुझ पर एक अजीबो गरीब इंकिशाफ हुआ, जिसे सुनकर मैं दहल गई। सिर्फ चंद घंटे की पुलिस की चित्रोल में शहजाद ने अपने सारे गुनाह तस्लीम कर लिए। वहां पर मुझे ये पता चला कि मैं बांझ नहीं थी, बल्कि बांझ तो शहजाद था, लेकिन उसने वो रिपोर्ट्स पैसे देकर अपनी मनमर्जी की बनवाई और मुझे बांझ करार दे दिया। तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मंसूबा था, क्योंकि मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी और उनकी तमाम जायदाद की वाहिद वारिस थी, और अम्मी ने अपनी जिंदगी में ही सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। तो ऐसे में शहजाद नहीं चाहता था कि ये सब कुछ उसके हाथ से निकल जाए। इसीलिए उसने बहुत बड़ा मंसूबा बनाया कि मैं औलाद की कमी भी महसूस न करूं और शहजाद के एहसान तले सारी जिंदगी दबी रहूं। ये सोच सोच कर कि वो तो औलाद पैदा कर सकता था, लेकिन मेरी मोहब्बत में उसने दूसरी शादी नहीं की, जबकि हकीकत तो ये थी कि वो तो औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं था। लेकिन उसने अपनी लालच और हवस में न सिर्फ मुझ पर जुल्म ढाया, बल्कि यतीम खाने से ली हुई उन 4 बच्चियों पर भी जुल्म ढाने से बाज न आया। ऐसे शख्स की कोई माफी नहीं थी। लिहाजा मैंने शहरियार आफरीदी को सख्ती से कहा कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं अपने मामले में तो उसे माफ कर दूंगी, लेकिन उन बच्चियों के मामले में उसे ना मैं माफ करती हूं और ना ही मेरा खुदा माफ करेगा। वो आज भी जेल में है। उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। खाला पिछले साल शहजाद के गम में फौत हो गई और रह गई मैं। तो मैंने अपनी तमाम जिंदगी उन 4 बच्चियों के लिए वक्फ कर दी है, और मेरी जिंदगी का अब यही मकसद रह गया है कि मैं उन बच्चियों को अब सारी जिंदगी कोई तकलीफ ना होने दूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।